Hello guys, welcome to our YouTube channel. So basically in this video I'm gonna explain you about the topic sustainable development जिसका कोड है BPAG 174. So basically sustainable development इनके सारे जो है इससे रिलेटेड इस टॉपिक के रिलेटेड हम जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो रिपीटेड आए हुए हैं उससे लिए गए हैं, राइट। और ये किसके लिए है, ये वीडियो किसके लिए है? अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है, दिसंबर 2026 में है, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, राइट। ओके, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये नंबर दिया हुआ है नीचे, हर पेज के नीचे, यहाँ से आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप ले सकते हैं, राइट। सो हम शुरू करते हैं। BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो what do you understand by sustainable development? Discuss the meaning and its nature. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है गाइज? ये बेसिकली, वैसे तो ये कॉलेज का एग्जाम है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इफ़ आई टेल यू सीरियसली, हम ये 9th क्लास के इकोनॉमिक्स से शुरू पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ग्रोइंग इन ए स्मार्ट वे अकॉर्डिंग टू द फेमस Brundtland Report. Sustainable development Sustainable development is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So basically guys, if I tell you seriously, sustainable development वो होता है, यानी जो भी आपके पास अभी जो रिसोर्सेज है, राइट, जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज में क्या आ गया, आपका पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, कोई सा भी खनिज पदार्थ आ गया, राइट, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको इस प्रकार यूज़ करो ताकि आपके आने वाले जनरेशन, यानी आपके पोते परपोते, राइट, आने वाले जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सके। सरल भाषा में यही है कि जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज है, राइट, आप सारा यूज़ मत करो, सारा ख़त्म मत कर दो ताकि आने वाले जनरेशन यूज़ ही ना कर सके, राइट। उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी इस तरीके से यूज़ करना ताकि हम भी यूज़ कर ले और आने वाली पीढ़ियाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इसका मीनिंग पता चलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज लाइक वाटर, अपना पानी हो गया, कोल, अपना कोयला हो गया, एंड फॉरेस्ट, जो भी जंगल में जितने भी हमारे जो चीज़ है, केयरफुली टुडे सो दैट दे डू नॉट रन आउट टमोरो फॉर आवर चिल्ड्रन, यानी इन सबको हम कुछ इस प्रकार यूज़ करें ताकि कल होकर हमारे जो बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे, वो सब इसका यूज़ ना कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी इसका यूज़ कर पाएँ। सो अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नेचर क्या क्या होते हैं। बैलेंस, यानी हमें जितने भी रिसोर्स है उसका बैलेंस वे में यूज़ करना चाहिए। इट क्रिएट्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल केयर एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। सो दूसरा है लॉन्ग टर्म नेचर, लंबे समय तक यूज़ कर पाए। इट डज नॉट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में फोकस नहीं करता है। इट थिंक्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ द प्लानट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, यानी अगले 100 साल के लिए सेफ्टी के बारे में सोचता है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इट स्टेट्स दैट द अर्थ बिलोंग्स टू बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन बींग्स इक्वली, यानी ये पृथ्वी जो है केवल इस जनरेशन की नहीं है, बल्कि जो पिछले जनरेशन, जो हमारी पीढ़ियाँ चली गई, यानी हमारे एंसेस्टर जो चले गए, ये धरती उनकी भी थी। प्रेजेंट जनरेशन यानी हमारे जनरेशन के लिए भी है, और आने वाले फ्यूचर जो भी जनरेशन है ये उनके लिए भी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना ख़त्म। इसलिए नोट्स इतना इजी वे में मैंने ये डिज़ाइन किया हूँ ताकि आपको जो है ना पूरी तरह से अच्छे से सारा सब कुछ समझ में आए और आप ये एग्ज़ाम में लिख के आ सको, यानी आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए और सब कुछ आप अच्छे से लिख के भी आ सको, राइट। जिस तरीके से इसमें लिखा गया वैसे ही एग्ज़ाम में लिख सकते हो, राइट। अब बढ़ते क्वेश्चन 2 में। डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग और उसका स्कोप बताना है, क्या क्या स्कोप हो सकता है। द कोर मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सर्वाइवल विद बैलेंस, यानी इस तरीके से सर्वाइव करें ताकि सब कुछ
बैलेंस हो सके, राइट। इट्स स्कोप इज़ एक्सट्रीमली वाइड, इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, एंड कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कवर करता है, सबको, राइट। क्या क्या स्कोप है एक बार पढ़ लेते हैं प्राइमरी डायमेंशन के लिए। पहला स्कोप है एनवायरमेंटल स्कोप, protecting natural biodiversity, cleaning air and rivers, fighting climate change, the switching from fossil fuels to renewable energy, सोशल। सो सबसे पहला एनवायरनमेंट स्कोप रहता है, हम प्रोटेक्ट करते हैं जो मेरे नेचर से मिल रहा है, राइट। जैसे क्लीनिंग एयर, रिवर्स हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, स्विचिंग हो गया फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वाइंड, राइट। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक स्कोप पे। इकोनॉमिक स्कोप, बिल्डिंग ग्रीन इंडस्ट्रीज, reducing manufacturing waste and encouraging a circular economy where items are recycled instead of thrown into landfills. Now, social scope, removing human poverty, ensuring gender बैलेंस, यानी ह्यूमन पॉवर्टी को हटाना, जेंडर बैलेंस करना, राइट, यानी सारे जेंडर को इक्वालिटी का भाव देना, गिविंग हेल्थ security and providing high quality education to community, right। So I hope you guys आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन थर्ड में। सो क्वेश्चन थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट और उसके इवोल्यूशन को हमें समझाना है, कैसे वो बढ़ा आगे। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिड नॉट अपीयर ओवरनाइट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है केवल एक रात में ऐसे आपको नहीं अपीयर होगा, राइट। इट इन्वॉल्व ओवर अ मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे तब ये इवॉल्व होता है। एज नेशंस रियलाइज दैट अनकंट्रोल्ड हैवी पॉल्यूशन वॉज डिस्ट्रॉइंग लाइफ सिस्टम, यानी अनकंट्रोल्ड, अगर पॉल्यूशन में कंट्रोल नहीं है सो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा सिस्टम को। क्या क्या स्टेप्स लिए गए कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या क्या हुए वो समझते हैं। सबसे पहला हुआ हमारा 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। सो 1972 में अपना जो था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड नेशन सेट टुगेदर टू वॉइस कंसर्न ओवर एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय हैवी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो हैवी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है उससे एनवायरनमेंट को, जो भी फैक्ट्री ये सब बन रहा है एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, तब कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाया गया था। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो कि 1987 में हुआ था, 1987। The this historic document officially titled Our Common Future defined the term sustainable development for the first time, यानी sustainable development को first time यहाँ पर define किया गया था। थर्ड है अर्थ समिट 1992 held in Rio de Janeiro, where world leaders signed Agenda 21 to take physical steps for environmental safety। ओके 1992 में अर्थ समिट में ये यहाँ पे डिस्कस किया गया था। फिर 2015 में यूएन एसडीजीज में बताया गया था द इंट्रोडक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स टू अचीव अ बैलेंस्ड वर्ल्ड बाय 2030, राइट। सो इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में जो है डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझाना है। तो चलिए समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क्स ऑन फिक्स्ड ऑपरेशनल रूल्स, यानी इनका रूल जो है बिल्कुल फिक्स रहता है। द कोर प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक गाइड गवर्नमेंट, यानी जो कोर प्रिंसिपल रहता है और कैरेक्टरिस्टिक वो गवर्नमेंट बताते हैं इन प्लानिंग सेफ पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी, पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी को सेफ करने, सेफ प्लानिंग के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं सो सबसे पहले देखते हैं हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। If an industrial project carries a risk of serious environment damage, it must be stopped immediately even if full scientific proof is missing। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्कफुल एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल में कर रहा है, डैमेज कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो ये इमिजिएटली रोक देना चाहिए। पॉल्यूटेटर पेज प्रिंसिपल,
Whichever factory or industry spreads chemical pollution must bear the entire financial cost of cleaning up the area. अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री कुछ अगर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है केमिकल से, तो उन्हें साफ़ करने का पूरा कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट उन्हें देना पड़ेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो जो है ना, जो एनिमल्स विलुप्त हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इंसेक्ट्स एंड नेचुरल फॉरेस्ट टू कीप द बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल स्टेबल। यूज़ ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, शिफ्टिंग फैक्ट्रीज टुवर्ड जीरो एमिशन मशीनरी एंड क्लीन प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन फिफ्थ पे। क्वेश्चन फिफ्थ पे हमसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक डायमेंशंस कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स बताने हैं या इकोनॉमिक डायमेंशंस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द इकोनॉमिक डायमेंशंस स्टेट दैट द मनी ग्रोथ मस्ट हैपन्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर। यानी मनी ग्रोथ तो हो पर नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना, राइट। हाईलाइट में क्या लिखा है, इकोनॉमिक सिस्टम मस्ट मूव अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल टेक मेक वेस्ट अप्रोच। यानी इससे जो है मूव हो जाना चाहिए, जो पुराना सोच था कि टेक मेक वेस्ट, ये वाला अप्रोच नहीं फॉलो करना चाहिए। द कोर इकोनॉमिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, क्या क्या रहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स so that their components can be repaired, reused and recycled continuously, dropping raw materials, mining loads। यानी सर्कुलर इकोनॉमी होना चाहिए, जो भी चीज़ प्रोडक्ट्स है रिपेयर, रीयूज, रिसाइकल होना चाहिए, राइट। ग्रीन जीडीपी, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय सब्ट्रैक्टिंग एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ट फ्रॉम द फाइनल जीडीपी फिगर। यानी हमें जो है जीडीपी कैलकुलेट करना चाहिए आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ट जो भी हुआ है। दिस शोज अ कंट्रीज ट्रू वेल्थ प्रोग्रेस, यानी ट्रू वेल्थ प्रोग्रेस वो दिखाएगा। इको एफिशिएंसी, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स यूजिंग far less raw electricity, minimal clean water and generating minimal toxic trash। अब बढ़ते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, डिस्कस द सोशल डायमेंशंस। हमें सोशल कंपोनेंट्स बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सोशल कंपोनेंट्स, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉसिबल इफ़ ह्यूमन सोसाइटी रिमेन्स डीपली डिवाइडेड बाय पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है अगर ह्यूमन सोसाइटी जो है ना डीपली डिवाइडेड बाय पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी पे रहे। द सोशल डायमेंशन फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी जो सोशल डायमेंशन है वो किस पे ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ फॉर एवरीवन इक्वली, सब बराबर हो। मेजर सोशल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी प्रोवाइडिंग बेसिक शेल्टर देना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, और रोज़गार देना चाहिए, राइट। सोशल इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फेयरली, एंश्योरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फेस नो डिस्क्रिमिनेशन। यानी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट, और सोशल इक्विटी देना चाहिए। सो जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, राइट, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम ये बढ़िया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहा है, एग्जामिन दी रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी में क्या क्या रिलेशनशिप है, ये हमें एग्जामिन करना है। सो फूड सिक्योरिटी मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज़ फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सेफ, हेल्दी एंड सफिशिएंट फूड एट ऑल टाइम। यानी हर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के पास जो है ना, ये जो है फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस होना चाहिए, जैसे सेफ्टी, हेल्दी एंड सफिशिएंट फूड तो होना ही चाहिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स एंटायरली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी फूड सिक्योरिटी जो है किस पे डिपेंड करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। द क्लोज रिलेशनशिप द क्लोज रिलेशनशिप ऑपरेट्स थ्रू दीज पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहला सॉइल प्रोटेक्शन, केमिकल पेस्टिसाइड्स गिव क्विक क्रॉप टुडे बट मेक द लैंड कम्प्लीटली इनफर्टाइल टुमारो। यानी जो है, जो भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उससे तो जल्दी तो आ जाता है हमारे क्रॉप्स, बट लैंड को इनफर्टाइल करते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग यूजेस ऑर्गेनिक मैन्योर टू कीप सॉइल हेल्दी फॉर फ्यूचर फूड नीड्स। वाटर कंजर्वेशन, ओवर पंपिंग ग्राउंड वाटर फॉर क्रॉप्स कॉजेज मैसिव वाटर
Scarcity. Drip irrigation methods save water while ensuring crops get ideal moisture. Now, climate stability. Climate stability होना चाहिए. Uncontrolled pollution causes heavy droughts and unseasonal floods destroying. So ये है सारी जो climate stability है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको आप रीड कर सकते हो और लर्न करके जाना एग्जाम में. क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है? डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के मीनिंग और इम्पैक्ट हमें बताना है, जो भी क्लाइमेट चेंज होता है मौसम में, राइट. सो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन द अर्थ डिफॉल्ट टेम्परेचर. यानी ये लंबे समय तक जो है ना वेरिएशन होते रहता है पृथ्वी के डिफॉल्ट टेम्परेचर पे, राइट. यानी क्लाइमेट तो चेंज होते रहता है, राइट. एंड ग्लोबल वेदर सिस्टम में भी चेंजेस आते रहता है, ड्रिवन हैविली बाय ह्यूमन एक्शंस लाइक बर्निंग कोल, पेट्रोलियम फ्यूल्स एंड क्लीनिंग फॉरेस्ट्स. दीज एक्शंस रिलीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज. ये क्या क्या रिलीज करता है? ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करता है. ट्रैप सोलर हीट कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग को कराता है. दी डेंजरस इम्पैक्ट्स इंक्लूड. क्या क्या डेंजरस इम्पैक्ट होते हैं वो पढ़ लेते हैं. मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो भी हमारे ग्लेशियर्स है, राइट, वो सबको पिघलाने का काम करता है. एक्सट्रीम वेदर, बहुत ही ज़्यादा वेदर जो है ना एक्सट्रीम लेवल पे चले जाता है. अनएक्सपेक्टेड हैवी क्राउड बर्स्ट होने लगता है. राइजन सिग्निफिकेंट हीट वेव, सीवर्ड हीट वेव्स आने लगता है. साइक्लोन आने लगता है. एग्रीकल्चरल लॉस होने लगता है, खेती में नुकसान होने लगता है. बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स, मैनी एनिमल एंड प्लांट्स स्पीसीज कैन नॉट अडेप्ट टू फास्ट टेम्परेचर राइजेज एंड आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, जिससे वो विलुप्त होने लग रहे हैं. ना क्वेश्चन 9 में क्या पूछ रहा है? डिस्कस द रिलेशनशिप अमंग ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट चेंज. यानी ग्लोबल कॉमन्स के बारे में हमें रिलेशनशिप बताना है, ग्लोबल गवर्नेंस है और क्लाइमेट चेंज के बारे में. सो understanding this relationship requires studying how shared global resources areas impact overall planetary survival. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं global commons के बारे में. So these are shared natural resources zones. They belong to the no single country but are used by everyone. ये सब के लिए यूज है. एग्जाम्पल के लिए include the Earth's atmosphere, deep international oceans, outer space and Antarctica. चैलेंज क्या क्या है क्लाइमेट चेंज में वो पढ़ते हैं. बिकॉज these areas belong to no one countries abuse them. Industries, nations dump millions of tons of carbon into the shared atmosphere, triggering global climate change. वहाँ पे जो है बहुत सारा डंप मिलियंस ऑफ कार्बन वो आ जाते हैं, जिसमें ट्रिगरिंग करता है एटमॉस्फेयर में और ट्रिगरिंग इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में. सॉल्यूशन क्या है इन चैलेंज का? ग्लोबल गवर्नेंस. एक एक पूरा जो है ना ग्लोबल, पूरे विश्व का एक कोई तो गवर्नेंस होना चाहिए, कोई कुछ तो होना चाहिए उनके ऊपर रूल लागू हो ये सब. सिंस नो सिंगल कंट्री कैन सॉल्व ग्लोबल वार्मिंग अलोन. कोई एक सिंगल कंट्री ग्लोबल वार्मिंग अलोन नहीं कर सकता. पूरी दुनिया को जब साथ होंगे तभी ग्लोबल वार्मिंग कम होगा पूरे वर्ल्ड के तौर पे. वर्ल्ड नेशन मस्ट बिल्ड शेयर्ड गवर्नेंस सिस्टम्स. दिस मीन्स क्रिएटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड टू लीगली कंट्रोल पॉल्यूशन बाउंड्स. बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. यानी ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या इससे हम क्या समझते हैं ग्लोबल गवर्नेंस से, राइट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर. ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज मीन्स द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. यानी ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑफ लॉ होता है, ट्रीटीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, क्रिएटेड टू कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट सेफ्टी एफर्ट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. यानी वो जो है क्या करते हैं, क्रिएट करता है और कोऑर्डिनेट करता है, एनवायरनमेंट सेफ्टी के बारे में बताता है, रूल्स वूल्स ये सब बताता है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के लिए. मेन कंपोनेंट क्या होता है? UNFCCC, the primary international United Nations body tasked with organizing yearly climate meetings COP, where nations negotiate pollution rules. यानी जो सारे नेशन जो है नेगोशिएट करते हैं पॉल्यूशन रूल्स के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं. The Paris Agreement 2015, a milestone treaty where countries promise to take physical steps to limit global warming to below 2 डिग्री सेल्सियस. यानी हर कंट्री ने प्रॉमिस किया कि वो जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम कर सकें. नाउ ग्रीन क्लाइमेट फंड.
A global finance pool where rich nations donate money to help developing countries purchase expensive green technologies. यानी जो रिच कंट्रीज है वो जो है ज़रूरतमंद कंट्री को डोनेट करे मनी ताकि वो खरीद सके एक्सपेंसिव ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को। बढ़ते क्वेश्चन 11 पे। एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है? बहुत ही बड़ा रोल है, राइट। Education is the most powerful tool to change human habits. Without educating the people, green laws cannot succeed on the ground. Education transforms how individuals view natural resources consumption, right? यानी एजुकेशन बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और जो पीपल एजुकेटेड है वो ग्रीन लॉस इन सब के बारे में समझ सकते हैं, राइट, और सक्सीड कर सकते हैं। क्रिटिकल रोल्स क्या क्या होते हैं? बिल्डिंग एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस। एनवायरनमेंट को कॉन्शियसनेस बनाए। स्कूल प्रोग्राम्स टीच यंग चिल्ड्रन अबाउट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ट्री कन्वर्जेशन एंड वाटर रिसाइकलिंग, क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन्स। डेवलपिंग टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना। हायर एजुकेशन ट्रेन्स इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट टू इन्वेंट मॉडर्न सोलर सेल्स, इको फ्रेंडली इंजीनियर्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एम्पावरिंग माइनॉरिटीज़ को एम्पावर करना। Education gives rural women financial independence which directly improves family health को improve करता है standards and population inflation pressures। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 में क्या पूछ रहा है? डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs के बारे में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में NGOs का क्या रोल है वो हमें समझाना है, तो चलिए करते हैं। NGOs act as a independent watchdogs that connect local citizens with higher government bodies। यानी जो बहुत ही पिछड़े इलाके या बहुत ही ज़्यादा लोकल वे में जो है NGO उन लोगों को कनेक्ट करता है जो अपर लेवल की जो गवर्नमेंट है उनसे। NGOs वर्क डायरेक्टली एट द ग्रास रूट्स लेवल, यानी बहुत ही नीचे से डायरेक्ट वर्क करता है, राइट। वेयर स्टैंडर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समटाइम्स फेल टू रीच, यानी जहाँ जहाँ जो है हमारे जो गवर्नमेंट है वहाँ पहुँच नहीं सकते। देयर मल्टी डायमेंशनल रोल क्या क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। अवेयरनेस कैंपेन वो चलाते हैं। फाइलिंग एनवायरमेंटल लॉ सूट्स चलाते हैं, राइट, करते हैं। और पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं। एनजीओ स्टडी फील्ड डाटा एंड प्रेशर लॉ मेकर्स टू क्रिएट स्ट्रिक्टर एंट्री पॉल्यूशन पॉलिसीज। एग्जाम्पल के ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्रीन पीस फाइटिंग टू बैन टॉक्सिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक वर्ल्ड वाइड। यानी जो ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कर रहे हैं? फाइट करते हैं ताकि टॉक्सिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाए। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है हमें ये समझाना है, तो चलिए करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आर सेंटर्स ऑफ हायर रिसर्च एंड डीप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। Universities provide the scientific data and leadership models required to build a green economy। यानी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पे ये फोकस करता है और टू बिल्ड अ ग्रीन इकोनॉमी। देयर स्पेसिफिक रोल्स क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन होता है, राइट। एंड क्रिएटिंग ग्रीन कैंपसेस को क्रिएट करता है। ट्रेनिंग पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर रहता है उनको ट्रेनिंग देता है, एजुकेट करता है यूनिवर्सिटीज़, राइट। सो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। इसे आप रीड कर सकते हो। आप क्वेश्चन 14 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 में पूछ रहा है डिस्कस द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज। यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना है और कैटेगरीज समझाना है, तो चलिए समझते हैं और मीनिंग भी। ग्रीन टेक्नोलॉजी आर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स एंड डिजिटल सर्विसेज डिज़ाइन टू बी इको फ्रेंडली। ऐसा कोई कार्य जो वातावरण के लिए इको फ्रेंडली हो, राइट, वो चीज़ मैन्युफैक्चर करना, मेथड्स उसके डिजिटल सर्विसेज को डिज़ाइन करना, राइट। यूजिंग मिनिमल नेचुरल रिसोर्सेज एंड जनरेटिंग जीरो कार्बन एमिशन। यानी कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए और जीरो कार्बन एमिशन हो। उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है लो पावर यूजेज, जीरो पॉल्यूशन जनरेशन, इजी रिसाइकलिंग एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मेजर ऑपरेशनल कैटेगरीज क्या होता है? रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का यूज़ करना, राइट, मैन्युफैक्चर करना।
ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना, लाइक इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, ये सब आ जाता है, राइट। सस्टेनेबल वेस्ट सिस्टम, एडवांस्ड कंपोजिशन सिस्टम, ऑटोमेटेड प्लास्टिक सेपरेशन मशीन्स एंड वेस्ट वाटर क्लीनिंग प्लांट्स, इन सब का यूज़ करना। सो इसी के साथ अपना 14 क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम अपने 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नीड क्या क्या है, ये समझते हैं। ह्यूमैनिटी इज़ करेंटली कंज्यूमिंग रिसोर्सेज एट ए फास्टर स्पीड देन द अर्थ कैन रीजनरेट दैम। यानी जो ह्यूमन बींग्स जो है, जो भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में अपने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, जितना अर्थ जो है दोबारा रीजनरेट नहीं कर पा रही। इफ़ वी डू नॉट चेंज आर कंजम्पशन हैबिट्स इमीडिएटली वी फेस ग्लोबल इकोलॉजिकल कोलैप्स। अगर हमने अपने ये भी चेंजेस जो है कंजम्पशन को, इसको सही नहीं किया इमीडिएटली, हम ग्लोबल इकोलॉजिकल कोलैप्स में फंस जाएंगे। आगे है, वी अर्जेंटली नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर दीज रीजन्स। क्या क्या है, रिसोर्स डिप्लेशन, नेचर रिसोर्सेज लाइक ऑयल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉपर आर रनिंग आउट फास्ट। ये बहुत जल्दी रनिंग आउट कर रहे हैं। वी मस्ट मैनेज वट इज़ लेफ्ट केयरफुली। Pollution and diseases, industrial chemical smoke and city garbage are causing toxic air and water pollution, triggering serious health conditions like respiratory disease and cancer. So, global climate protection, to stop global temperatures from rising further and causing catastrophic floods and droughts, we must cut down carbon emissions immediately. हमें कार्बन एमिशन को जल्दी से कट डाउन कर देना चाहिए अचानक से, राइट। नाउ क्वेश्चन 16 में क्या पूछ रहा है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है और इसके हमें इंपॉर्टेंस समझना है। सो अकॉर्डिंग टू दी FAO, food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs for an active healthy life। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करता है हर एक लोग के लिए, हर समय के लिए, फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस में, जिसके पास सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए उनके डाइटरी नीड्स के हिसाब से, एक्टिव हेल्दी लाइफ होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी इज़ हाईली क्रिटिकल ड्यू टू द मेजर रीजंस। कौन कौन से मेन रीज़न है, रिमूविंग नेशनल मैल न्यूट्रिशन, नेशनल मैल न्यूट्रिशन से उसे हटा देना। इट इंश्योर्स यंग चिल्ड्रन गेट प्रॉपर विटामिन एंड प्रोटीन्स, प्रिवेंटिंग स्टंटिंग डिजीज। मेंटेनिंग सोशल पीस मेंटेन करना। सीवर फूड शॉर्टेजेस लीड टू मास रायोटिंग, प्राइस इन्फ्लेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनसाइड अ नेशन। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, healthier, healthy, well nourished workers can work harder and contribute more effectively, efficiently to national growth. That is economic productivity. What do you envir- understand by environmental justice? Environmental justice से आप क्या समझते हैं? तो चलिए क्या समझते हैं पढ़ लेते हैं एक बार। So, environmental justice means the fair treatment and meaningful involvement of all human beings। यानी फेयर ट्रीटमेंट और मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट हो सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रेस को छोड़ के, इनकम और कम्युनिटी स्टेटस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल लॉस एंड पॉलिसीज। ये क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है कि दैट पुअर नेबरहुड शुड नॉट बी फोर्स टू बियर अ हायर शेयर ऑफ पॉल्यूशन जस्ट बिकॉज दे लैक पॉलिटिकल पावर्स। फॉर एग्जाम्पल ये है, a chemical factory or garbage dumping ground must not be intentionally set up near a low-income housing colony while rich residential areas stay completely clean and green। जो rich residential area क्लीन और ग्रीन है, बजाय कि जो वो डंपिंग, गार्बेज, केमिकल फैक्ट्री, ये सब जो है कर रहे हैं प्रोबेबली, राइट। सो नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 में। क्वेश्चन 18 में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल राइट्स एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। हमें ट्राइबल राइट्स के बारे में समझाना है और एनवायरमेंटल जस्टिस के। ट्राइबल राइट्स एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैव लिव्ड इनसाइड डीप नेचुरल फॉरेस्ट फॉर जनरेशन। जैसे मैंने आपको आदिवासियों के बारे में बताया था किसी वीडियो में। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो बहुत ही जंगल के अंदर रहते हैं पूरा जनरेशन टू जनरेशन। देयर एंटायर सर्वाइवल कल्चर एंड इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उनके सारा जो कल्चर है, इकोनॉमी है, सब कुछ फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल जस्टिस डिमांड्स प्रोटेक्टिंग ट्राइबल लैंड राइट्स फॉर फ्रॉम एग्रेसिव
commercial mining projects. The core relationship um, the core relationship covers these critical points. क्या क्या critical points cover करता है? स्टॉपिंग फोर्स डिप्लेसमेंट, जो फोर्स डिप्लेसमेंट है उसको स्टॉप करना, माइनिंग कॉरपोरेशंस ऑफन क्लियर फॉरेस्ट अनलॉफुली, ड्राइविंग ट्राइबल फैमिलीज अवे फ्रॉम देयर होम्स, एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम दिस मिसट्रीटमेंट. Second, traditional guardians. Tribal communities understand to preserve forest, how to preserve forest sustainably, giving um giving them legal and ownership helps protect local biodiversity यानी लीगल लैंड ओनरशिप देने से उसको हेल्प करता है लोकल बायोडाइवर्सिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए. फेयर कंपनसेशन होना चाहिए. इफ फॉरेस्ट लैंड इज एक्वायर्ड फॉर नेशनल प्रोजेक्ट्स, ट्राइबल ग्रुप्स मस्ट बी कंसल्टेड एंड गिवन प्रॉपर कंपनसेशन एंड हाउसिंग. अगर फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर कर रहे हैं नेशनल प्रोजेक्ट के लिए, तो ट्राइबल ग्रुप्स को पूरी तरह से कंसल्टेड और प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए हाउसिंग के लिए भी. क्वेश्चन 19 में क्या पूछ रहा है? राइट अ नोट ऑन अर्थ समिट 1992. जो अपना अर्थ समिट 1992 में हुआ था उस पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो चलिए करते हैं. शॉर्ट नोट नहीं, सिंपल हमें नोट लिखना है. The Earth Summit, officially called the United Nations Conference and Environment and Development (UNCED), was held in Rio de Janeiro, ब्राज़ील में हुआ था 1992 में. ये क्यों? इट वॉज द लार्जेस्ट एनवायरमेंटल मीटिंग. ये बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल मीटिंग था. इसमें एनवायरमेंट के बारे में बात करना था 20th सेंचुरी में. वेयर ओवर 170 नेशन पार्टिसिपेट, जहाँ लगभग 170 नेशन पार्टिसिपेट किए थे. द हिस्टोरिक आउटकम्स ऑफ द समिट वर, क्या क्या इसमें हिस्टोरिक आउटकम हुआ? एजेंडा 21, एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लू प्रिंट प्लान डिटेलिंग स्टेप्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब बाय द 21st century. राइट. CBD, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अ लीगल ट्रीटी साइन टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड. UNFCCC creation, the foundational international group created to organize global action against climate change. यानी जो भी हमारे जो ग्लोबल एक्शन है उसको उसके अगेंस्ट जो है क्लाइमेट चेंज पे पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए. अब क्वेश्चन 20 में बढ़ते हैं. अपने लास्ट क्वेश्चन में इससे पूछ रहा है डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं वो हमें डिस्कस करना है. The Sustainable Development Goals (SDGs) are the collection of 17 interconnected global goals set up by the United Nations in 2015. यानी 70 इंटरकनेक्टेड गोल्स है अपने, जो कि यूनाइटेड नेशंस से सेटअप किए गए हैं 2015 में, 2015 में, डिजाइंड as a universal blueprint to achieve a better and more sustainable future for humanity by the year 2030. They completely replace their older Millennium Development Goals (MDGs). Some of the key goals are, क्या क्या है? SDG 1 and 2, इसमें क्या बात होती है? जीरो पोवर्टी एंड जीरो हंगर अक्रॉस ऑल कंट्रीज. फिर SDG 4 and 5 में क्या बात होती है? हाई इक्वालिटी, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, हाई क्वालिटी वाला फ्री एजुकेशन होना चाहिए, एंड कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी, पूरा जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया जाए वुमेन के लिए. SDG 6 में क्या बात होता है? ensuring क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले एंड प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम हो फॉर एवरी हाउस होल्ड, हर हाउस होल्ड के लिए. SDG 13 में क्या बात होता है? टेकिंग अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन टू कट डाउन ग्लोबल कार्बन एमिशन. अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन लेना चाहिए ताकि जो कार्बन एमिशन जो है वो पूरी तरह से कट डाउन हो, राइट, ग्लोबली. SDG 14 एंड 15 में क्या बात होता है? प्रोटेक्टिंग लाइफ बिलो वाटर, ओशंस एंड लाइफ एंड लैंड, फॉरेस्ट एनिमल्स. यानी हमें जो वाटर के जो ओशंस एनिमल्स है, राइट, प्रोटेक्टिंग लाइफ बिलो वाटर, जो वाटर में जो जो भी हमारे एनिमल्स है, एंड लाइफ ऑन लैंड, जो फॉरेस्ट एनिमल्स है, उन सबको प्रोटेक्ट करना. ये SDG 14 एंड 15 में डिस्कस किया गया है. तो इसी के साथ अपना ये नोट्स होता है कंप्लीट, जिसमें हमने डिस्कस किया है BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. सो आई होप यू गाइज कि आपको ये पूरी तरह समझ आया होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. सो यस गाइज, ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे गाइज. बाय.